स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन 2 सेकंड लॉन्च के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो न्यू ग्लेन है क्या? वो ये पपी है। हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और हैवी का मतलब समझ लीजिए थोड़ा वजनदार है। ये 45 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट ले जा सकता है। मतलब फाल्कन हैवी से भी ज़्यादा है। बोले एक मिनट, फाल्कन हैवी तो क्लेम करता है 60, समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें 60 के लेवल का थ्रस्ट है, लेकिन सेकंड स्टेज जो कि रीडिज़ाइन नहीं किए हैं, वो एक्चुअली अगर आप उस पर डाल देंगे तो वो क्रश हो जाएगा। तो बोले तो अभी क्या करते हैं, अभी उसमें हाई डेल्टा वी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हल्का चीज़ को ज़्यादा स्पीड से फेंकना है, तब आप इसका फाल्कन हैवी का इस्तेमाल करेंगे। 60 टन नहीं फेंक सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो अगेन चेंज कर सकते हैं। वो कई बार हल्ला आया है कि वो इसको क्या बोलते हैं स्टेज 2 को रीडिज़ाइन करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। शायद ज़्यादा पैसा और सारा फोकस स्टारलिंक और इसमें जा रहा है, क्या बोलते हैं स्टारशिप में। तो ये काफ़ी बड़ा रॉकेट है। मतलब कि इन प्रिंसिपल लाइक एक्चुअली यूज़ में मैंने आपको पैसा दिया, आपने सामान लॉन्च किया, उस मामले में इसके ऊपर अभी के लिए कोई रॉकेट नहीं है जो एक्टिव है। ये एक्चुअली आपसे पैसा लेके ऑर्बिट पे डिलीवरी करेंगे। तो ये 45 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट है, जो कि काफ़ी बड़ा बात है। और बाय द वे जब ये अनाउंस हुआ था 2012 के आसपास में, मतलब ये स्पेसएक्स से पुराना है, तो उस टाइम ये बहुत बड़ा बात था। मतलब सैटर्न से छोटा था लेकिन बहुत बड़ा रॉकेट था। और ये 2 स्टेज रॉकेट है, लिक्विड प्रोपल्शन है। इसमें वो सॉलिड बूस्टर वाला नौटंकी नहीं है जो यूएलए कर रहा है। ये प्योर लिक्विड है, बम बम लिक्विड है। और इसमें लिक्विड मीथेन इस्तेमाल होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है। और लिक्विड हाइड्रोजन इसलिए यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन पावर, इनके पास 2 इंजन है। इन हाउस ये इंजन भी डेवलप करते हैं। दूसरा इनका ये में फ़ायदा होता है कि अगर आप हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो उसका हाई स्पेसिफिक इम्पल्स जो है, आपको हाई वेलोसिटी के लिए फ़ायदा करता है। मतलब बूस्टर है, आपको फेंकता है, मतलब ऑल एटमॉस्फेयर क्लियर कर देता है मेनली, समझ लीजिए। लेकिन जब आपको वेलोसिटी चाहिए कि हमको बहुत दूर जाना है, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जाना है, तब आपको हाइड्रोजन का फ़ायदा मिलता है। या अगर आप डीप स्पेस में कोई प्रोब फेंकना चाहते हैं, आप हाइड्रोजन से जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आपको सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स देता है। मतलब आप ये समझिए कि सैटर्न 5 जो बनाया गया था, उसमें केरोसिन बेस वाले में क्या होता है, उसको थ्रस्ट चाहिए, उसको ग्रेविटी से लड़ना है, तो उसको आप केरोसिन दे दिए। ऊपर वाले को जिसको मून तक जाना था, उसको स्पीड चाहिए था, तो उसके लिए आपने हाइड्रोजन दे दिया। तो ये वही लॉजिक पे चल रहा है, इसीलिए दोनों में मीथेन नहीं डाला गया है। और इनके पास है हाइड्रोजन इंजन, ये कब से बना रहे हैं, इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, पाइपलाइन है, सब चीज़ है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये डेल्टा वी बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है ये? 13 टन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जा सकता है या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक जा सकता है। और ये इतनी बड़ी बात है, ये डिज़ाइन में ही बनाया गया था कि यूएस आर्मी का सबसे हेवी सैटेलाइट सब जो है, वो भी ये आराम से टेक इट एंड गो कर सके, कोई टेंशन ना हो। ये मतलब डिज़ाइन किया गया था। ये मतलब कोई भी डिज़ाइन होता है तो आप सोचते हो ना कि मैं किसको डिलीवर करूँ, किसको वो कर सकूँ। तो बोलेंगे फाल्कन 9 किसका डिज़ाइन है? फाल्कन 9 डिज़ाइन है आईएसएस के लिए। वो रीसप्लाई मिशन के लिए बनाया गया था। मतलब वही उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया तुम कमर्शियल रीसप्लाई मिशन के हिसाब से तुम्हें रॉकेट बनाना है, कमर्शियल रीसप्लाई करना है, फिर रॉकेट का पावर बढ़ाते जाओ, उससे जो एक्स्ट्रा हो सकता है कर लो। तो वही है। तो ये वही टारगेट कर रहे थे कि शुरू से, क्योंकि डिज़ाइन बहुत पुराना है, मतलब फिलॉसफी वो कि हमको हैवी सैटेलाइट को हैवी दूर के ऑर्बिट पे ले जा सकें। अब बूस्टर रीयूजेबल होगा और ये समझना बहुत बड़ी बात है। फाल्कन 9 मतलब समझ लीजिए आपका 2015 में पहली बार लैंड किया था। तो अब तो हम ही को डाउट हो रहा है 2015 कितना टाइम हो गया भाई, 10 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक कोई कंट्री, कोई भी कंपनी ऐसा जगह पे नहीं है कि रॉकेट लैंडिंग हम कर रहे हैं एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट के लिए। ये दूसरे बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका डिले बहुत था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसएक्स से पहले आए लेकिन बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन इनका पहला लॉन्च था 13 जनवरी 2025 को। और रहा बात ये, इन्होंने उसी में, मतलब जो पहला लॉन्च था, ये ऑर्बिट पहुंच गया, पहली बात बम बम। दूसरी बात, ये इन स्पेस रीइग्निशन कर पाए, यानी कि इनको बहुत सारे आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिखाना है कि इनका जो बूस्टर ये मतलब सेकंड स्टेज है, वो स्पेस में अपने आप को ऑन ऑफ कर सकता है। बोले ऐसा क्यों आप चाहोगे? ये इसलिए चाहिए होता है, जब आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालना है ताकि आप हाई वेलोसिटी ले सकें, तो आप इंजन बंद करना होता है। इंजन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका रीस्टार्ट करने में जान निकल जाता है। तो रीस्टार्ट करना वो दिखाना पड़ता है। जैसे स्पेसएक्स कोशिश कर रहा था पिछले वाले में कि हम इन स्पेस रीइग्निशन दिखा सकें। तो ये पहले शॉट में ही कर लिए। और आप समझ लीजिए ये एक पेलोड भी डिप्लॉय कर दी। ये ब्लू रिंग पेलोड था। बोलेंगे पेलोड क्या, ये तो अडाप्टर लग रहा है। वो अडाप्टर जैसा ही बनाया गया है, क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स आते हैं, ब्लू ओरिजिन उनको भी संभाल देगा और ये उनके लिए एक बस बन जाएगा जिसमें सोलर पैनल है, कम्युनिकेशन है, एक छोटा सा रॉकेट थ्रस्टर भी है कि बड़ा रॉकेट आपको ऑर्बिट पे पहुंच रहा है,
एग्जैक्टली कौन ऑर्बिट पे जाना है ये आपका ये कर देगा, आपका ब्लू रिंग पाथफाइंडर कर देगा। तो ये इन्होंने कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम हुआ कि ये जब रिटर्न के लिए रीइग्निशन ट्राई किए, इंजन नहीं काम किया, फेल कर गए। लेकिन एज ए रॉकेट, मतलब कि इनको जिसने पैसा, मान लीजिए अगर इस पे कोई सैटेलाइट ला दे, सर आप लगा दो, होता है तो होता है, नहीं होता कोई बात नहीं, वो सैटेलाइट ऑर्बिट पहुंच जाता है और इनका आगे का नेक्स्ट माइलस्टोन क्लियर हो जाता, वो हो गया। ये NG-1 मतलब सक्सेसफुल है, क्योंकि रॉकेट का पहला काम होता है ऑर्बिट में जाना, बाकी सारा चीज सेकेंडरी है। जैसे कि मान लीजिए कि फाल्कन 9 जो है 2015 में लैंड किया, तो उससे पहले फेल था क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका मेन काम था भैया ISS को रीसप्लाई करो, वो कर दे रहे थे, बाकी सारा सेकेंडरी। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है, आप लैंडिंग कर लेते हो बल्ले बल्ले, नहीं भी करते हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऑर्बिट जाओ। ये ऑर्बिट पहुंच गए, ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। और आप समझिए फाल्कन हेवी का, अगर आपको याद होगा पहला जो ऑर्बिट टेस्टिंग हुआ था, उसमें वो टेस्ट ये गाड़ी ही छोड़ दिए थे मार्स के लिए। तो सेम लॉजिक है कि मतलब आपको पहली बार में ऑर्बिट पे पहुंचना बड़ी बात है। अब रहा बात की ये एक्सप्लैनेट को भेज रहे हैं, मतलब ये मिशन है, और हाँ ये पेड मिशन है, सेकंड शॉट में पेड मिशन। तो ये नासा मार्स मिशन है, और ये पहली बार होगा कि नासा एक शॉट में दो स्पेसक्राफ्ट एक के डब्बा में भेज रहा है। ये एक्सप्लैनेट जो है, एक्सपेड, हम पढ़ ही नहीं पाते, तो है escape एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक एक्सप्लोरर। बेसिकली मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो सोलर विंड से कैसे बिहेव कर रहा है उसको स्टडी करना चाहते हैं, और उसको स्टडी करने के लिए दो भेजना है। बोले दो क्यों भेजना है? एक ही जैसा इंस्ट्रूमेंट जब एक जगह से दो अलग अलग टाइम पे गुजरेगा तो आपके पास एक डेटा आएगा। अभी का जितना सिस्टम है, एक पॉइंट है वो घूम रहा है, सर वहां पे पॉइंट चेंज कैसे हुआ? जब वो सैटेलाइट दोबारा आएगा तो पता चलेगा। और तो उसमें आपका जो ये है वेक्टर है वो उतना क्लियर नहीं है। जब आप दो करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, मैं इसको 10 मिनट बाद रखा, मतलब 10 मिनट में क्या चेंज हुआ था, आपने पॉइंट डेटा लिया, उस पॉइंट से अब दूसरा सैटेलाइट गुजरेगा 10 मिनट बाद, तो आपके पास एक अच्छा डेटा आएगा। और ऑर्बिट करके ये ऐसा ट्यून कर सकते हैं कि एकदम ऑलो एकदम सटाई सटाई रखो कि क्या मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऑर्बिट में वो डेटा कलेक्ट करो, फिर कुछ में एकदम डिले कर दो, 30 मिनट बाद हम जाके देख रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये मैपिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए दो को भेजा जा रहा है, एक्सप्लेनेट कर दे रहे हैं। और ये मार्स पहुंच जाएगा सितंबर 2027 में। अब रहा बात की यहाँ पे ये जो मिशन है ये फ्लैगशिप कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। नासा का एक पूरा इकोसिस्टम है, वो मतलब बहुत पैसा जला चुके थे, तो अब बोला जा रहा है कि भैया सस्ते में निपटाओ। तो सस्ते में निपटाने के लिए ये मिशन को किया गया है, जिसमें रॉकेट लैब इनका मेन मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे और पार्टनर भी हैं, लेकिन रॉकेट लैब था जो किया। बोला रॉकेट लैब था तो वो अपने रॉकेट से क्यों नहीं किया? अभी उनके पास रॉकेट रेडी नहीं है, न्यूट्रॉन जब रेडी हो जाएगा तो वो इस तरह का मिशन वो खुद कर पाएंगे इन प्रिंसिपल, अभी वहां नहीं पहुंचे। तो रॉकेट लैब ने बनाया, और नासा उसका कॉन्ट्रैक्टर है, और उसका बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ और साइंस लैब्स उसको हेल्प किए और इसको लॉन्च किया। अब रहा बात कि ये सबसे यूनिक ऑर्बिट पे गया है, किडनी बीन ऑर्बिट जिसको कहते हैं। मतलब धरती से निकाल के लग्रांज पॉइंट से वो चक्कर मार के वो ऐसे कर्व मार रहा है। अब लेकिन यहाँ पे वो कर्व कैसे कर रहा है? वो लग्रांज पॉइंट के बीच में बैलेंस कर रहा है, मतलब ये एक ग्रेविटेशनल पॉइंट है, ये एक ग्रेविटेशनल पॉइंट है, दोनों के बीच में आप थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ट्रिक ये ट्राई किया जा रहा है कि अभी तक जितने हम लोग लॉन्च कर रहे थे वो सारा था कि लॉन्च विंडो में लॉन्च कर दो। अब प्रॉब्लम है कि सर आपका रॉकेट अगर थोड़ा सा डिले हो गया, या आप रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन विंडो आएगा 2 साल बाद, तब क्या करेंगे? तो ये उसका एक बाईपास है कि सर ऑर्बिट में डाल दो, और ये ग्रेविटी का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकाल के आपको आराम से मतलब आपको एक पार्किंग देता है, ताकि स्पेस में आपका प्रोब चल जाए, सारा टेस्टिंग हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए। जो ये काफ़ी खुश है इससे, क्योंकि ये प्रोब का सोलर विंड डेटा जो है मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये इकलौता बनेगा जो धरती का टेल, मतलब धरती में एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये बॉल है, एटमॉस्फेयर है, सन इसको भूंज रहा है, भूश करके भूंज रहा है, तो यहाँ एक टेल बन रहा है, मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो रहा है, उससे गुजर गुजर के ये एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। तो वो सारा डेटा कलेक्ट भी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग भी हो जाएगी, फिर उसको मार्स पे भेजेंगे। तो ये होपफुली ऐसा किया जा रहा है कि सस्ते में जब मिशन करना है तो इनको विंडो का नहीं देखना है कि सर लॉन्च कर दो, रॉकेट है, खाली है, भेजो। वो जब जाना होगा, जब विंडो आएगा तब उसके हिसाब से हम इसको ऑर्बिट एडजस्ट कर देंगे। ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो एस्केपेड है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये मिशन है, सीरियस मिशन है, पैसा दिया जा रहा है, एंड सेकंड लॉन्च में ही कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं न्यू ग्लेन 2 का। माय गॉड, इसका नाम जिसने दिया है बहुत बढ़िया नाम दिया है, नेवर टेल मी दी ऑड्स। फ्लेक्स कर रहे हैं भाई, तो सीरियस फ्लेक्स कर रहे हैं। तो इसको वही समझिए, लिफ्ट ऑफ हुआ था लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 से, और ये 13 नवंबर 2025 में हुआ है। और इसका गैप समझना चाहेंगे, पहला और दूसरा के बीच में 300 दिन है। तो 9 महीना लग गया बेसिकली डिलीवरी होने में, NG-1 और इसके बीच में। मैं मना ही रहा था कि 2 लॉन्च तो हो सकता है, अगर 2 से कम करते तब तो मतलब गड़बड़ हो जाता, सर आपसे नहीं होगा। 2 लॉन्च कर लिए 1 साल में, और अब अगले साल में अगर और फटाफट स्पीड से केडेंस बढ़ा पाते हैं तब ये मार्केट में आ जाएंगे। और इनका होल्ड बहुत पड़ा, मतलब ये समझ लीजिए पहली
एक बार 9th को लॉन्च करना था, मैं ऑलमोस्ट रेडी थे, लाइव स्ट्रीम होल्ड करती है। फिर सेकंड बार 12th को हम सोने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो है, अरे तो वो फिर डिले हो गया। फिर 13th के सुबह में मतलब लॉन्च किया गया और इसके लिए इन्हें $20 मिलियन दिया गया है। समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड लॉन्च $20 मिलियन, यही होता है। अगर आपका पहला टेस्ट सक्सेसफुल है तो लोग हंसी खुशी पैसा देते हैं। छोटे मिशन के लिए दे देते हैं, ऑब्वियसली फ्लैगशिप मिशन के लिए नहीं देंगे, लेकिन छोटे मिशन के लिए ट्राई करो, होता है। तो वो दे दे रहे हैं। और हाँ, पैसा ज़रूरी इसलिए है कि जेफ बेजोस पर्सनल पॉकेट से इसको ब्लू ओरिजिन को फंड करता है, लेकिन अगर वो बार बार करने लगे कि ठीक है सर वो मेरे ही पैसे पे चल रहा है, तो इसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि तब बाकी सारे क्लेम कर देंगे कि एंटी कंपटीशन वाला, कि सर हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं या बिना प्रॉफिट के काम कर रहा है, तो भैया कैसे काम चलेगा। मतलब कि ये मतलब छोटे कंपटीटर को ऐसे ही हटाया जाता है ना, कि हम लॉस लीडिंग प्रोडक्ट बना देते हैं और जब आप नहीं compete कर जाओगे, जब आप हट जाओगे, तब हम मार्केट पर डिप्पा मार लेंगे। तो वो ना हो, इसीलिए इनको पैसा चाहिए एक्चुअली। भले मतलब प्रॉफिट हो उतना नहीं हो, लेकिन सर हम प्रॉफिट ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं लेकिन प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब बस उधारी में नहीं कर दे रहे कि हम कर लें, मार्केट कैप्चर कर लें, फिर बाकी सारे छोटे सप्लायर्स को उड़ा डालें, वो ना हो। तो ये 20 मिलियन थोड़ी बड़ी बात है। और लैंडिंग बूस्टर्स जो है, ये यानी कि ये शिप जो बार्ज बनाए हैं, ये जैकलिन इंजन का नाम है, जो इनकी माँ के बेसिस पे नाम रखा गया है। ये 603 किलोमीटर दूर था, बूस्टर थोड़ा सा दूर गया। तो ये न्यू ग्लेन 2 है। नाम मेरे को बहुत पसंद आया, नेवर टेल मी द ऑड्स। जो लोग स्टार वॉर्स देखे हैं, अब समझिए स्पेस एक्स स्टार वॉर्स के शिप पे नाम दिया है फाल्कन, ये नाम दिया है हान सोलो का डायलॉग पे, नेवर टेल मी द ऑड्स। तो ये है न्यू ग्लेन नंबर 2 और इसको लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट क्या था। तो इसका रिजल्ट था जिसे हम लोग कहते हैं स्मूथ ऑपरेशन। मतलब कि अगर आप इसका लाइव स्ट्रीम पकड़ पाए हैं तो आपको लगा नॉर्मल चीज़ आप देख रहे हैं। मतलब रॉकेट है, रॉकेट चला गया, रॉकेट ये स्टेजिंग हुआ, रॉकेट आया, लैंड कर गया। मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि वो बूम बाम ब्रीम पीसेस टूट रहे हैं, आग लग रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं सर। स्मूथ स्मूथ ऑपरेशन। मतलब अगर आप नहीं बताएं किसी को कि ये स्पेसएक्स का नहीं है, तो लोग बोलेंगे स्पेसएक्स बड़ा इंटरफेस बदल दिया, ये नीचे क्यों दिखा रहा है। बात वही है, बहुत स्मूथ था। और रॉकेट अपना टाइम ले रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये डिज़ाइन में शायद इनका है मतलब बफर जो है टाइट बहुत किए हुए हैं, यानी कि ओवरबिल्ट है रॉकेट। स्लोली बेचारा राइज कर रहा है, काम कर रहा है बस। यानी कि अभी अगर ये इसको आप दे दे कि सर ये लो 45 टन लोअर ऑर्बिट पे ले जाओ, चांसेस है कि नहीं ले जा पाएगा। बोले सर हाफ जाएंगे भाई। बट उनको पता है कि 45 जैसे कि फाल्कन 9 में 20 टन जो लिखा हुआ वो 20 टन है नॉन रियूजेबल में, कौन करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि इनको भी थोड़ा ट्यूनिंग करना, लेकिन एटलीस्ट रॉकेट रेडी है। मतलब रॉकेट हमने बनाया, रॉकेट काम करता है, रॉकेट चल रहा है। और इनका स्टेजिंग जो होता है, मतलब कि रॉकेट का जो दोनों पार्ट अलग करते हैं, वो थोड़ा जल्दी ही कर देते हैं। मतलब लेट भी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। ये फाल्कन 9 से कंपेयर में कीजिए तो स्टेजिंग का टाइम बहुत देर में आ रहा है, लेकिन उस वेलोसिटी नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये स्लो है। मतलब उतना ऊम्फ नहीं दे पा रहा है, थ्रस्ट उतना ऊम्फ नहीं है। अब मोस्ट लाइकली हमको नहीं लगता है इंजन में प्रॉब्लम है, मतलब कि क्योंकि ऑब्वियसली काम कर रहा है इंजन, फट नहीं रहा है। वही बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि एक हाँ सर हमने पहली बार किया, कोई इंजन में दिक्कत नहीं है। दूसरी बार क्या, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिट, हम ऑर्बिट जाने के बारे में हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे, ऑर्बिट तो चले ही जाएंगे। हम पेलोड ले रहे हैं और पेलोड डिलीवरी कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, लैंडिंग काम का देखना है। तो फाल्कन 9 का स्टेजिंग से थोड़ा सा अलग है इनका। तो ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि मतलब पुश कम कर रहे हैं, वो पुश इसलिए कम कर रहे हैं, इनका सेकंड स्टेज ज़्यादा पावरफुल है। देख सकते हैं 2 इंजन है, बड़े बड़े इंजन है, वो भी हाइड्रोजन वाला, यानी कि वेलोसिटी इनको खूब मिलता है सेकंड स्टेज से। और जो हाइड्रोजन का वीकनेस होगा थ्रस्ट का, वो कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं एक इंजन की जगह पे 2 इंजन में, कंपेयर टू फाल्कन 9 डिजाइन। तो ये BE-3U इंजन जो है वो इनको ये परफॉर्मेंस दे दे रहा है। और ये जो लैंडिंग की है, माय गॉड, टोक्यो ड्रिफ्ट करके लैंडिंग की है। मतलब लाइव स्ट्रीम में बीच में बफर मार गया सबको, और दिख रहा था साइड में सबको लगा अरे ये तो क्रैश कर गया ना। वो ऐसा ही डिजाइन किए थे। इनका जो न्यू शेपर्ड रॉकेट है उसमें वो बार बार वही ट्राई कर रहे थे कि मतलब पैड से साइड में लाओ फिर इसको ड्रिफ्ट करो। और ऐसा क्यों, ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं कि इनका बोट बड़ा है, रॉकेट और बड़ा है। अगर वो फुल स्पीड से रॉकेट से भिड़ा, चांसेस है कि बार्ज को डैमेज कर सकता है, क्योंकि फाल्कन 9 से काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी है, तो डैमेज कर सकता है। तो वो डैमेज काफ़ी नुकसान कर देगा। मतलब आपका रॉकेट तो गया गया, लेकिन आपका बार्ज अगर फंस गया या डैमेज हो गया तो अब आप कैसे सेव कीजिएगा। मतलब फचांग बहुत बढ़ जाएगा। तो है कि साइड में ले जाओ और वहाँ पे स्लो करो और हवर करो। ये हवर कर सकता है, इनका इंजन इतना लो थ्रॉटल जा सकता है कि भैया हम टाइम लेते हैं। वो स्लैम नहीं करेंगे जैसे स्पेसएक्स का हो गया खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टेन करेंगे एकदम, वहाँ पे साइड में ड्रिफ्ट करके लाए। इसीलिए साइड से वो आ रहा था कि अगर वो फेल होता है कुछ भी और कंप्यूटर को लगता है नहीं भैया हम डूबने वाले हो, सीधे डुबा दो पानी में, शिप को नहीं बिगाड़ो। और उनको है कि सब चीज़ सही है तब टोक्यो ड्रिफ्ट करो। इसीलिए फुटेज में आपको दिखेगा वहाँ आके रुक गया, अरे बोट यहाँ है, वो यहाँ कैसे रुका हुआ है, टेन आके आराम से ड्रिफ्ट करके रोक दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सेकंड शॉट में लैंड करा दिए। क्यों, पहली बात समझ लिए,
अभी तक कोई और कंट्री नहीं है, कोई और कंपनी नहीं है स्पेसएक्स को छोड़ के जो ये कर सकता है। दूसरी बात, स्पेसएक्स को 5 ट्राई लगा था, ये सेकंड में कर दिए। टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जेफ बेजोस के पास 2 चीज़ है, पेशेंस है बंदे के पास और पैसा बहुत ज़्यादा है। और वो जो पूरा प्रैक्टिस किए थे न्यू शेपर्ड से, वो दिख रहा है कि सर हम टोक्यो ड्रिफ्ट करा के लाएंगे रॉकेट, टेंशन आप मत लीजिए, हम टोक्यो ड्रिफ्ट करा के ले आएंगे। और हो गया सर, हमने कर दिया, हो गया, टेक इट एंड गो। बट लाइव स्ट्रीम उस टाइम में थोड़ा सा ग्लिच किया था, तो जेफ बेजोस कुछ देर बाद वो शेयर किया था, क्या नहीं आ रहा है गिफ्ट भाई। हाँ, और रॉकेट काफ़ी देर के बाद, मतलब वो जो बर्न आउट कर दिया था, तो वहाँ पे काफ़ी देर बाद ये क्लियर दिखा। एकदम ऐसे बीच राइट में हवा में आ गया था। ऑलमोस्ट सब लोग को वही लगा कि अरे ये तो ये देखे साइड में, बोट यहाँ पे वो साइड में आया है, साइड से आके वो टोक्यो ड्रिफ्ट मारा। तो रिजल्ट अच्छा था, मतलब कि आप ऐसा ही रिजल्ट चाहते हो कि सर हमने रॉकेट के लिए पैसा दिया है, रॉकेट रेडी है, हम कस्टमर को डिप्लॉय कर रहे हो, कस्टमर को भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका लैंडिंग हो रही है, ये कस्टमर जरूर देखेगा, लॉन्च उन सही हो रहा है, ठीक है, कस्टमर ये देखेगा। ये अगर अच्छा कर देते हो तो यानी आपको अपने सिस्टम पे भरोसा है, बल्ले बल्ले, और ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो रिजल्ट स्मूथ रहा। तो रहा बात कि आप भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये बड़ी बात है, क्योंकि बोले ब्लू ओरिजिन इकलौता सेकंड प्लेयर बन रहा है, और वो भी फाल्कन हेवी के डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहा है, जो कि एक्चुअली उससे बेटर है, क्योंकि आपका फेयरिंग बहुत बड़ा है। अब मैं सुन के थक गया हूँ कि स्पेसएक्स नया फेयरिंग बना रहा है, नया फेयरिंग बना रहा है, नया फेयरिंग बना, अभी तक नहीं बना है, कब बनेगा आई डोंट नो। वही बोल रहे, उनका सारा रिसोर्सेज बढ़ जा रहा है, तो बड़ा फेयरिंग चाहिए होता है, क्योंकि टन उतना डिमांड नहीं है मार्केट में। आप जैसे ये भेजना चाहते हो, स्पेस स्टेशन भेजना चाहते हो, तो एक हॉलो वॉल्यूम है, टन ज़्यादा नहीं है, लेकिन डायमीटर ज़्यादा है। लोग को डायमीटर चाहिए ताकि रूम रहे, देयर नीड्स टू बी स्पेस इन स्पेस, तो उसी के लिए बड़ा डायमीटर चाहिए। तो उस मामले में ये रॉकेट सही चल रहा है। अब रहा बात की यहाँ तक आ गए, और इंजन इनका क्यों इतना बढ़िया से काम कर रहा है कि इंजन के बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। वो बात है कि यूएलए से टेस्ट करा लिए, ये इनका एक नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं कि यूएलए को दिए अपना इंजन, भैया तुम टेस्ट करो, लॉन्च करो। उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं हुआ, उसमें सॉलिड बूस्टर बूम किया, लेकिन इंजन एक बार भी कांई कुचूर नहीं किया। उनको पता है इंजन है, काम करता है, दी एंड। हमको मार्क 1 मार्क 2 नहीं करना है, इंजन हमने बना लिया, हाँ ऑब्वियसली रिफाइन करेंगे, लेकिन है, काम करता है, गुड इनफ हो चुका है, पाइपलाइन बाकी फिक्स करो, फिर बाद में उसे रिफाइन करेंगे। यूएलए से कर लिए थे, तो उनको एकदम 2 मिशन का चेक है, समझिए। रैप्टर अभी तक ऑर्बिट में कोई पेलोड नहीं डाला है, और इनका पहले से डालता आ रहा है। बूस्टर लैंडिंग भी कर लिए, और बूस्टर लैंडिंग के बाद थोड़ा एक यूनिक आइडिया ट्राई कर रहे हैं कि सर वेल्डिंग कर दो इसको। ऐसा क्यों? बात है ये बड़ा है, और समुद्र में स्पेसएक्स भी बहुत बार मतलब सोचिए, स्पेसएक्स का टांग का जो फुटप्रिंट है वो बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा वो वाइड ट्राइपॉड बनाता है ताकि स्टेबल रहे, तो वो टिप कर जा रहा है। तो इनको भी लगा कि भैया इतना बड़ा हम डाले हैं और हमारा फुटप्रिंट छोटा है, टिप करेगा, तो क्या होगा अगर हम लैंड कराने के बाद वेल्ड करा दें। तो जो अगर आप देखिएगा बूम बम ब्रीम जो हो रहा है, वहाँ वेल्डिंग बोल्ट्स हैं, लिटरली बूम करता है, एक स्पाइक धंसा देता है उसमें। अब बोले उससे डैमेज नहीं होगा शिप को, शिप अगर उन्होंने डिजाइन किया है तो मोस्ट लाइकली उसके हिसाब से पैनल बनाए होंगे कि पैनल संभाल ले उसको, और उसको बस इतना करना है कि मेन तो इसका वजन ही सारा चीज करेगा, बस वो थोड़ा सा ट्विस्ट रोल ये सबको हटा देगा तो काम सब खत्म, सॉल्व हो जाएगा। ये कर दिया, ये हमको देखने में थोड़ा ऑड लगा था, फिर स्कॉट मैनली का वीडियो आया, अच्छा, फिर इसका पेटेंट हम चेक किया, अच्छा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, बूम कर दे रहे हैं, मतलब स्पाइक है, बूम बूम बूम, आप ऑलमोस्ट समझिए वो बूम पावर्ड नेल गन जो होता है वही है, वो कर दिए। और इनका अब देखिए, जब बेजोस जो मैं बोलता हूँ ना बड़ा है इनका, वो दिखा रहे हैं मेरे कितना बड़ा है। मून लैंडिंग थर्ड है, फर्स्ट में ये ऑर्बिट पे चले गए, लैंडिंग नहीं हुआ, लेकिन काम हो गया, मतलब रॉकेट काम हो गया। दूसरे में नासा से पैसा लेके काम कर दिया, वो भी हो गया और लैंडिंग भी कर दिए। तीसरा में सीधे मून जा रहे हैं, सीधे सीधे हडिप्पा मारेंगे चांद पे, चांद पे सीधे हडिप्पा, और जनवरी 2026 का टाइम दिया हुआ है। सब कुछ ज्यादा बड़ा मतलब सीरियस हो गया है क्या जेफ बेजोस जी? जेफ बेजोस जी सीरियस हो गए हैं कि भैया ये बहुत ज्यादा इलॉन उछल रहा है, थोड़ा दिखाने दो चाचा कौन है यहाँ पे। इसलिए ये ऑलमोस्ट हमको ऐसा लग रहा है, वैसा कहानी देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन था एकदम आगे चल रहा था और अमेरिका के सीधे हडिप्पा मारा, एलओजी हडिप्पा, ये वही हो रहा है। और इसमें देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, जीते कोई भी, मतलब मून जाने में फायदा अमेरिका का है। अगर ब्लू ओरिजिन पहुंचता है बल्ले बल्ले, स्पेसएक्स पहुंचता है तो भी बल्ले बल्ले, अमेरिका का अब वो टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ये पहुंचता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला समस्या जो है कि चाइना शायद पहले हडिप्पा मार दे, वो समस्या सॉल्व हो जाता है। और मान लेते हैं कि क्या स्पेसएक्स फाइनली डिजाइन को सुधारते हैं, या मे बी लेट्स जस्ट से नॉक ऑन वुड कि उनका जो V3 डिजाइन है फाइनली इतना हल्का है शिप की वो काम कर सके, इंजन इतना हल्का है कि काम कर सके, कि वो एक्चुअली डिलीवरी कर सके। क्योंकि भैया अगर वो स्पेसएक्स को छोड़ के कोई भी और कंपनी होती, लोग सीधे स्कैम क्लेम कर देते कि भैया आपने बोला है रॉकेट आप बना रहे हो 150 टन टू अर्थ ऑर्बिट, और आपका पहला वर्जन 1 15 टन है, आपका फाल्कन 9 उससे ज़्यादा पावरफुल है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इलॉन मस्क कह रहा है, इलॉन मस्क का डेटा उसी के साइट पे है,
ट्विटर पे, उसी पे फिर दूसरा वाले में 35 है। सर अभी भी आप फाल्कन हेवी से नीचे हो। अब बोल रहे हैं आप मैजिकली कि हम मतलब 15 से 35 से सीधे 105 हो जाएँगे। ठीक है, लेट्स जस्ट होप। लेकिन डिज़ाइन आपका रेडी नहीं है और अभी भी आपका टाइल टूट रहा है। तो ये तो सीधे चाँद पे ही हड्डी-पा मार देंगे। एंड इट्स लाइक मेरे को लगता नहीं है कि जनवरी में कर दें, मे बी फरवरी हो जाए, बट अगर ये लैंड कर दिया, माय गॉड! ये फ्लेक्सिंग वाला बात हो जाएगा भाई कि अरे आप पहले आए तो क्या हुआ? हम देर आए दुरुस्त आए, सीधे चाँद पे आए। आप बोलो सेकंड स्टेज रीयूज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आपका? रॉकेट तो पेलोड डिप्लॉय ही नहीं कर रहा है। आप शिप बनाए हो जो नासा के लिए है, लेकिन उसमें पेलोड डोर नहीं है। आप बनाए हो जिसमें हम स्टारलिंक का सैटेलाइट डिप्लॉय, वो भी अभी तक आप डिप्लॉय नहीं किए हो। अभी तक आप पड़े हुए हो कि हम ये डमी डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रॉकेट फूट जाएगा। तो वही वाली बात होती है कि ये मून रेस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही करो। पेशेंट वाले बंदों से थोड़ा सावधान रहिए। जो बंदा पेशेंट होता है बहुत खतरनाक होता है, और जेफ बेज़ोस बहुत पेशेंट है, टाइम लेके खेलता है। और तीसरा में अगर लैंड करा दिया तो आप लोग समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी बात होगी। ये ऑलमोस्ट अपोलो प्रोजेक्ट के लेवल पे स्पीड पे चलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा लैंड, चलो खत्म, आगे बढ़ो। और बाय द वे ये इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? इलॉन मस्क का जो वीड वाला आइडिया है कि हम 22 टाइम्स रिफ्यूल करेंगे, और बाय द वे रिफ्यूलिंग के लिए अलग शिप चाहिए। इट्स लाइक ऑब्वियसली उनको सेकंड स्टेज यूज़ करना पड़ेगा, उतने लॉन्च टावर नहीं है, उतने शिप्स नहीं बना सकता कि भैया एक शॉट में हम धड़-धड़ करके 23-25 लॉन्च करें। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब कि रेस इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग। ब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है ये जनवरी में एक्चुअली कर पाएँगे चाँद पे? और क्या चाँद पे सही में लैंड कर पाएँगे? तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ब्लू ओरिजिन का हडिप्पा का, यानी कि न्यू ग्लेन मार्क II। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।